हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर 2 हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 के हम कुछ MCQs भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो वो आपने देखे होंगे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट 2 का चैप्टर है। यूनिट 2 में एक ही चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको अच्छे से कवर अप करते हैं। 5 to 6 मार्क्स का वेटेज ये रखता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा टेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उनको कंटिन्यू करते हुए हम आगे को बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ओम्स लॉ वगैरह। सो आइए जरा स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 की स्टार्टिंग सबसे पहले होती है हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर 3 का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्टिंग होती है हमारे चैप्टर 3 की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू नो, इन द 10th क्लास आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली व्हाट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब अगर एक कंडक्टर से कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो अगर हम ये पता लगा लें कि हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ पर्टिकुलर टाइम, then that charge per unit time is known as electric current, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या समझेंगे हम यहाँ पर। बेसिकली सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसका ये क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस हमारे फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। अब ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमारा परपेंडिकुलर है, मींस जो एरिया वेक्टर है क्रॉस सेक्शन का, जो एरिया वेक्टर इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो हाउ आई इज डिफाइंड, आई इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। ये वाला फॉर्मूला आप जब लगाओगे व्हेन करंट इज कांस्टेंट, clear, and if suppose charge is time dependent, or maybe you can say current is time dependent, different time पर different amount of charge flow हो रहा है, then अगर हमारा चार्ज टाइम डिपेंडेंट है, तब ये जो फॉर्मूला आएगा हमारा that will be dq upon dt, clear, dq upon dt डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दिस इज फॉर आई वेरिएबल। जब आई हमारा वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब टाइम डिपेंडेंट हो, तब आपको चार्ज दिया होगा टाइम डिपेंडेंट, उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा करंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए आप जानते हो, चार्जेस को फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट यू ऑलरेडी नो। सो व्हेन वी अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट हैपेंस, the charges inside the conductor starts flowing in a particular direction and this charge per unit time is known as electric current। इसकी यूनिट क्या है, SI यूनिट सभी जानते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो डायमेंशन आप जानते ही हो, इसमें कुछ न्यू नहीं है, इट इज लाइक ए and it is scalar quantity. Why it is scalar quantity? Even though it has direction, इसमें डायरेक्शन है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, उसका रीजन अभी मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि करंट की डायरेक्शन को हम बाय कन्वेंशन क्या लेते हैं, बाय कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज along the मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, उसी डायरेक्शन में हमारा
करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद या फिर आप ये कह दो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके अंदर डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी ये क्वांटिटी स्केलर है। व्हाई इट इज स्केलर? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। व्हाई स्केलर? इसका आंसर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि करंट हमारा स्केलर क्यों है। तो स्केलर क्यों है, उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। तो यहां लिख दो इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन। ये वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन क्या होते हैं कि अगर मान लो इधर से कुछ करंट आया, कुछ करंट इधर से आया, एंड सपोज दिस वन, और ये हमारा यहाँ मान लो दोनों करंट आके मिल रहे हैं, और ये इसके बाद आगे एक फर्दर वायर है उसमें करंट जा रहा है। तो अगर इधर से आया है 5 एम्पियर, इधर से आया है मान लो 4 एम्पियर, तो ये वाला हो जाएगा 9 एम्पियर। क्लियर? तो ये हमारा अलजेब्रिक सम हो गया कि 5 + 4 = 9। बट वेक्टर सम क्या कहता है कि 5 और 4 के बीच का एंगल क्या है, इस बात पर ये रिजल्टेंट डिपेंड करेगा। तो ये 9 आएगा नहीं आएगा इस बात की श्योरिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ एंगल है कुछ, तो यहाँ 9 आंसर नहीं आ सकता, उससे कम आएगा, क्योंकि वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा R = √a² + b² + 2ab cos θ। तो उससे जब हम निकालते हैं तो ये 9 से कम आएगा। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये 5 और 4 = 9 के ही इक्वल था ये वाला इस ब्रांच में हमारा करंट। इसका मतलब करंट हमारा वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो ये हमने करंट के बारे में समझ लिया। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे करंट से रिगार्डिंग। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कुछ करंट फ्लो हो जाता है हमारा। कितना करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि यहां पर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूविंग around the nucleus, around the nucleus, ठीक है। तो यहां पर मान लो ये हमारा करंट है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। एंड सपोज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज r एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v। तो अगर v वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और रेडियस इसके ऑर्बिट की r है, तो चार्ज आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन है हमारा, रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है। इट मींस व्हाट विल हैपन कि इसके अंदर एक करंट डेवलप होगा, एंड दिस करंट इज व्हाट Q/T। T कौन सा? इस पूरे राउंड में कितना हमारा चार्ज टाइम कितना लगेगा चार्ज को रिवॉल्व करने में, बिकॉज कंप्लीट सर्किट में जब चार्ज हमारा फ्लो कर जाता है उसको ही बोलते हैं करंट, राइट। तो कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में चार्ज को कितना टाइम लगेगा, दैट इज दिस टाइम। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड ही होगा हमारा पूरे एक राउंड में जो टाइम लगेगा। चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, एंड टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला था ये,
यहां से आप देखोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा एक फॉर्मूला, और डिस्टेंस हमारा क्या है, एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन स्पीड, एंड ये स्पीड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा EV अपॉन 2 पाई आर, EV अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा यही हमारा करंट होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड एनी न्यूक्लियाई। Whenever the electron is moving around any nuclei, how much current is flowing in it? EV upon 2 pi r. Clear? Now, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये करंट के बारे में हमने बात कर ली है। एंड अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना कि ये जो चार्ज आप देखते हो ना, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये बेसिकली हमारा ये जो Q है ये नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अब जैसे सपोज आपसे अगर ये बोला जाए, ये एक वायर है, एक क्रॉस सेक्शन है, इधर से मान लो 100 कूलम चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, इधर से 50 कूलम चार्ज आ रहा है नेगेटिव, तो नेट कूलम कितना हो जाएगा हमारा, नेट चार्ज कितना उस क्रॉस सेक्शन से पास होगा वो आपको देखना है। नेट चार्ज उसमें से कितना क्रॉस हो रहा है, एक हमारा 100 गया, उसमें से एक माइनस का 50 गया, तो नेट चार्ज टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी आपने पढ़ा था, इसमें कोई वेक्टर रूल तो लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल चार्ज उसमें से कितना पास हुआ 100 माइनस 50, तो 50 कूलम चार्ज उसमें से गया, और वो वैल्यू आपको यहाँ यूज करनी है, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्रॉस सेक्शन से कुछ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करा देते हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस फ्लो करा देते हैं, और अगर इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो गए तो उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला करंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने कहानी को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, करंट की कहानी क्लियर हो गई। नाउ करंट से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा, एंड दैट टॉपिक इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, इसको समझेंगे और इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, और इसके कुछ एप्लीकेशंस को भी समझेंगे कि एक्चुअल में यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले थोड़ा सा हम इंट्यूशन डेवलप कर लेते हैं कि कहानी हमारी स्टार्ट कैसे होती है, कहानी जो करंट की है वो कैसे कैसे फ्लो होती, कैसे कैसे हमारा करंट फ्लो होता है इफ़ वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता है क्रॉस द कंडक्टर, तो करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि भाई ये हमारे पास एक कंडक्टर है, एंड दिस इज अ क्रॉस सेक्शन, एंड देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देयर, एंड जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी सारे, तो नाउ होगा क्या, वी डू नॉट अप्लाई एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, और जब हमने इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है, देन व्हाट इज हैपनिंग, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मूव कर रहे होंगे ऑलरेडी। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहे हैं तो चार्ज फ्लो हो रहा है, और अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन इज दैट। तो उसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमने इसमें एक एज्यूम कर लिया क्रॉस सेक्शन कि भाई हमारे पास इसका एक क्रॉस सेक्शन है, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, and there are lot of number of electrons, free electrons in that conductor without applying any potential difference। तो होगा क्या, ये ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये सब कहाँ जा रहे होंगे, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस तो कर रहे होंगे लेकिन सब रैंडमली इधर से उधर भाग रहे होंगे, ऑल आर मूविंग रैंडमली। सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली हियर,
जब इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडमली मूव कर रहे हैं ऑल द डायरेक्शंस में, पॉसिबल नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सारी डायरेक्शंस में रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो। एवरेज फ्लो ऑफ चार्ज या नेट फ्लो ऑफ चार्ज आप कहोगे, मैंने बोला ना I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T यूज करेंगे, और Q क्या होगा, ये नेट चार्ज होगा किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर उधर मूवमेंट कर रहे होंगे तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ कहीं जा रहे होंगे, तो उनका सबका जो एवरेज मोशन है या फिर एवरेज वेलोसिटी है उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाली, दैट विल बी जीरो। अब ये एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी हमारी, क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शंस में चल रहे हैं, तो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई ये सारे अगर हमारे मान लो u1, u2, u3, u4 एंड सो ऑन ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, एंड दैट शुड बी जीरो, दैट शुड बी जीरो। क्यों जीरो होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, सब रैंडमली भाग रहे हैं, दैट्स व्हाई एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी इनके पास आई क्यों, कहां से आई, तो बेटा ध्यान रखना, दैट वेलोसिटी दे गेन बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, that velocity they gain because of the thermal energy, clear, thermal energy की वजह से ये वाली velocity इनके पास आती है। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब आपने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, and when you apply a particular potential difference then what is happening, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होकर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया जिसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे और एक स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो सब रैंडमली भाग रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर हम ये कह लें क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये वाली पोलरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, इधर की तरफ हमारा कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जो अलाइंड नहीं थे, जो रैंडमली मूव कर रहे थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन हमारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड होकर चलना स्टार्ट कर देंगे। नाउ इफ यू कंसीडर a particular cross section, then what you are seeing कि some electrons or some charges are crossing that particular cross section in a particular time, तो obviously उसमें से कुछ करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज उसमें जीरो नहीं है, नेट चार्ज कुछ फ्लो हो रहा है। लेकिन कहानी को आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है और कब फ्लो नहीं होता, ये आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहां पर समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट यहां फ्लो हो रहा है, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, जैसे कि करंट डेवलप हो गया, तो आप क्या देख रहे हो कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, या फिर ये कह लो उसकी वजह से हमारे चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर करंट डेवलप होगा। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझनी है आपको कि
जब हमने ये करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, अच्छा इससे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था, तो जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो इसका मतलब वहाँ फील्ड भी नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिचुएशन है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिचुएशन है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नहीं चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दे विल एक्सेलरेट। और जब ये एक्सेलरेट होंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जब ये एक्सेलरेट होंगे, देन व्हाट विल हैपन, दे विल कोलाइड विद द एटम्स एंड आल्सो विद सम अदर इलेक्ट्रॉन्स। कोलाइड तो यहां भी करेंगे, रैंडमली कोलिजन तो यहां भी हो रहा है, यहां भी होगा कोलिजन, बिकॉज दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो क्या होगा, यहां कोलिजन होगा उनका। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट हमारा यहां चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट इसके पीछे आ रहा है, एंड दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला इससे टकरा जाए, ठीक है। तो कोलिजन होंगे, और कोलिजन होंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा दोबारा से स्लो डाउन हो जाएगा, एंड देन फिर एक्सेलरेट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, और फिर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस अगेन स्लो डाउन हो जाएगा, अगेन कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहां चलेगा। अच्छा, अब यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ये प्रोसेस चलेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी है हमारी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, यहां टकराया, देन लाइक दिस, देन मे बी दिस, एंड दिस टाइप ऑफ कोलिजन्स आर हैपनिंग, ठीक है। इस तरह से कोलिजन्स हो रहे हैं कुछ, सपोज आयन से भी टकरा सकते हैं और आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं। तो आपने 11th क्लास में थर्मल वाले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन फ्री पाथ क्या है और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, क्योंकि वो यहां पर यूज होगा। तो मीन फ्री पाथ क्या है, मीन फ्री पाथ हमारा वो पाथ होता है, वो एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो कि कोई भी पार्टिकल ट्रेवल करता है। मतलब दो कंटिन्यूस कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस आएगा, जैसे यहां पर कुछ होगा, यहां कुछ होगा, यहां कुछ होगा, यहां कुछ होगा, यहां कुछ होगा, तो दो कोलिजन्स, दो कंटिन्यूस कोलिजन्स के बीच का आप डिस्टेंस लो और उसका एवरेज निकालो। तो जो एवरेज डिस्टेंस आती है दैट इज नॉन एज मीन फ्री पाथ, ठीक है। सिमिलरली एक अदर पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है हमारा, बेसिकली जब ये हमारे जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और ये जब कोलाइड करते हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम आता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। जितनी देर तक वो रिलैक्स मोड में होता है, मींस कोलिजन नहीं करता है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम होगा, यहाँ पर जो टाइम लगा होगा, यहाँ पर जो टाइम लगा होगा, यहाँ जो लगा होगा, यहाँ सब जगह डिफरेंट टाइम होगा। तो इन सब का एवरेज अगर आप निकाल लो तो जो एवरेज निकलेगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना रिलैक्सेशन टाइम होगा, जितनी देर तक वो एक्सेलरेट होगा, देन कोलिजन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट हो जाएगा, फिर दोबारा से एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि रिलैक्सेशन टाइम सबका अलग अलग है, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 एंड सो ऑन, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये तो हम लोगों ने इसका इंट्यूशन डेवलप किया, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या इसको समझो। तो अभी आपने देखा एवरेज वेलोसिटी 0 आ रही थी, बट यहाँ कुछ वेलोसिटी आएगी। मैंने कहा अगर ये v1 से, ये v2 से, ये v3 से, v4 एंड अप टू vn, ये डिफरेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
तो यहां पर तो एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी होगी, और बेटा इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी with which electron moves when electric field is applied on any conductor. When electric field is applied on any conductor, तो because of this electric field जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिसको हम Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Vd is the average velocity of electrons in presence of electric field. Clear? In presence of electric field. चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम आपको समझ आ गया, ठीक है। एंड अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया, यूनिट वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। नॉर्मली वेलोसिटी की यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकेंड, तो इसकी भी मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब हम यहां पर एक्सप्रेशन निकालेंगे किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक्सप्रेशन क्या है उसको समझने की कोशिश करो भाई। अभी यहां क्या था, फील्ड अप्लाई कर दिया हमने ई, उस पर्टिकुलर फील्ड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, तो हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स देन व्हाट विल हैपन, कि व्हेन वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन, सम फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, और जब फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर देन कितना ये फोर्स होगा ये कैसे निकालेंगे। तो फोर्स क्या होगा हमारा, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया। अच्छा, इस फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए लिख सकते हो, एक्सीलरेशन। तो यहां से हमें एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा एंड दैट विल बी ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन हमने क्यों निकाला अब आपको समझ आएगा, क्योंकि हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सेलरेशन है, तो किस एक पर्टिकुलर टाइम t के अंदर या फिर एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट टाउ 1 टाउ 2 के अंदर कितनी वेलोसिटी से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे, ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, तो हमने यहां लेट कर लिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटीज आर u1 u2 u3 एंड अप टू un विदाउट फील्ड, विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये वेलोसिटीज हैं। व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड the velocity, after applying the field the velocity are v1 v2 v3 and up to vn। तो ये हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड वेलोसिटीज होगी v1 v2 v3 एंड vn, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कि ये वेलोसिटीज आफ्टर टाइम t या फिर आफ्टर सम टाइम है, मींस हम यहां पर ये भी कर सकते हैं, मैं इधर से रफ करूंगा, यहां से इसको डायग्राम को भी रफ कर देते हैं कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे एक्सीलरेशन डेवलप होगा, एंड आफ्टर
टाइम टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3। इन टाइम के बाद जो वेलोसिटीज हैं ये हैं। देन नाउ वी कैन राइट इट लाइक v1 is equals to u1 plus a tau 1 because after applying the field है, after applying the field the velocities are this after particular time this। फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये हो जाएगी फॉर, यहाँ लिख सकते हो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन दिस, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन v2 is equals to u2 plus a tau 2, क्लियर, एंड सो ऑन। ये हमारा ऐसे ही इंक्रीज होता रहेगा un प्लस ए टाउ एन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जब ये ऐसे ही चलता रहेगा तो ये सारी वेलोसिटीज हमने निकाल ली। अब यहां पर एवरेज निकालना है, तभी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v1 plus v2 plus v3 and vn divided by n, that is the average velocity of the electrons when we are applying the electric field। तो अब यहां पर ये v1 v2 v3 सारा हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसको रख दो यहां। तो जब इसको हम रख देंगे यहां पर तो देखो जरा क्या मिलेगा हमें। तो यहां पर हमें मिल जाएगा लाइक vd इज इक्वल्स टू v1 क्या है हमारा u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 एंड सो ऑन ए टाउ n डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। अलग अलग कर देंगे अगर हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड un डिवाइडेड बाय n प्लस e टाउ 1 टाउ, सब में से ए कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड टाउ n डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये दो हमारी टर्म आ गई, u1 u2 u3 सब एक साथ लेके n को अलग सेपरेट कर दिया, n a कॉमन ले लिया इन टर्म में से, इन सारी टर्म में से a कॉमन ले लिया तो यहां बचा हमारा दिस। अब देखो ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एवरेज वेलोसिटी है, इट मींस ये तो बेटा हो जाएगी जीरो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ये हो जाएगी जीरो। इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा एक टर्म। अच्छा, अब वो भी टर्म कौन सा, ये वाला जो है हमारा, ये क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। कौन सा, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कंडक्टर का रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ए टाउ एवरेज, ठीक है। ए टाउ एवरेज आ गया। अब इस टाउ एवरेज को, टाउ एवरेज आपको समझ आ गया क्या है यहाँ पर। टाउ एवरेज बेसिकली दिस इज टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन अपॉन n, ये हमारा टाउ एवरेज है। अब अगर ये टाउ एवरेज आ गया तो इसको टाउ भी लिख सकते हो आप, बट हमने a निकाला हुआ है ऑलरेडी, तो हम इस a को वहां पुट करेंगे तो ये मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज होगा एंड दिस विल बी e टाउ अपॉन m, and where this tau is what, average relaxation time of electrons, time of electrons, clear। so e tau upon m, ये आपको मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें देखो ये बेसिकली 3-4 पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वन इज चार्ज, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कोई अदर चार्ज होता तो उसका चार्ज आ जाता है यहाँ पर, कोई अदर पार्टिकल होता तो उसका चार्ज हम यूज करते हैं, क्लियर। बट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली हमारा किसके ऊपर डिपेंड है। नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। It means more electric field will be more velocity.
ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम। more relaxation time means more velocity। ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम होगा तो ज्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उसको गैप ज्यादा मिल गया कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले का टाइम ज्यादा मिल गया। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा देर तक होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा देर तक होगा तो ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड पैरामीटर इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा हैवी पार्टिकल होगा, ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ज्यादा मास होगा किसी पार्टिकल का उतना ही कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि हैवी पार्टिकल लेस ड्रिफ्ट करेंगे, ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकते, उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी। ठीक है, सो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे, जिनके ऊपर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म भी पूछ लेता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको भी बता देता हूँ मैं। वेक्टर फॉर्म बेटा क्या हो जाएगी, ई के ऊपर वेक्टर लगेगा क्योंकि बाकी सारी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ई के ऊपर वेक्टर तो लगेगा, बट ई जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो यहाँ माइनस साइन भी लगेगा, यहाँ माइनस साइन भी आएगा। सो माइनस ई वेक्टर टाउ अपॉन एम, ई वेक्टर टाउ अपॉन एम, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। माइनस साइन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एंड इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग ओम्स लॉ के रिगार्डिंग करेंगे, ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्मॉल टर्म्स हैं उनको समझेंगे। ओम्स लॉ को हम ड्राइव करेंगे यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोबिलिटी को समझेंगे एंड दैट ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो इसमें इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।